हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल एट पे। फ्रेंड्स, साइंस मॉक टेस्ट का ये 10वां लेक्चर है। इसके पहले 9 लेक्चर और हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम आपको 19 सितंबर 2018 को जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ था, ये शिफ्ट 2 का पेपर है। इसके अंदर पूछे गए साइंस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बाकी वीडियो, मैथ वाली वीडियो, एनटीपीसी वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ चलते हैं पहले क्वेश्चन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है। कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। उस वस्तु की औसत गति है। हमें लग रहा था फिजिक्स, लेकिन यह है मैथ का क्वेश्चन। कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। औसत गति क्या होती है? औसत गति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एवरेज स्पीड। औसत गति जो होती है वो होती है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपान कुल समय, टोटल टाइम। ठीक, कुल दूरी कितनी है? पहले 4 सेकंड में कितना जाता है? 18 मीटर, प्लस अगले 2 सेकंड में कितना जाता है? 16 मीटर। टोटल दूरी ये हो गई। कुल समय पहले कितना लग रहा है? 4 सेकंड। सेकंड में लग रहा है 2 सेकंड। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 34 मीटर अपान टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकंड। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा? अब 34 को 6 से काटो, कितने बार में कटेगा? 5, फिर 6, 7। तो आपका स्पीड कितना आ जाएगा? ऑप्शन 3 देखोगे 5.67, 5.67। और स्पीड का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया है, देखो, सिर्फ सेकंड इनवर्स दिया है। सेकंड इनवर्स नहीं होता है, मीटर पर सेकंड होता है गति का। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। ये आपका क्वेश्चन किससे है? आवर्त सारणी से। और आप सबके डिमांड पे हमने आवर्त सारणी की वीडियो पूरी बना दी है। 50 से 55 मिनट के आसपास की वीडियो है। हो सकता है हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें। अगर वहाँ नहीं भी देते हैं तो आप चैनल पे जाइए, साइंस मॉक टेस्ट वाले ही आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। आवर्त सारणी वाली वीडियो पूरा हमने आपको बेसिक से अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर अगर आप नहीं भी देखते हो तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। यदि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है, तो देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किसने दिया था? मोजले ने। इन्होंने द्रव्यमान संख्या के आधार पे, जो पहले मेंडलीफ ने दिया था द्रव्यमान संख्या के आधार पे, उसको हटा के इन्होंने कहा था कि अब आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर दी जाएगी। परमाणु क्रमांक के आधार पर दी जाएगी। और इन्होंने आपका 1 से लेकर 18 समूह, मतलब कि क्या होता है 1 से लेकर 18 समूह, समूह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रुप। और 1 से लेकर 7 आवर्त, आवर्त को क्या कहा जाता है? आपका पीरियड। इस टाइप से इन्होंने पूरे को बांटा है। और यहाँ पे आपको पूछा है समान समूह। समान समूह मतलब 1 से लेकर 18 तक इस टाइप के समूह। जैसे यहाँ पे रखा गया है 17वें समूह की बात करें तो यहाँ पे अगर आपका आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्या आता है? आपका क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन, तो इसको हटाते हैं। देखिए आपका 17वां समूह है, ये 17वां समूह है। यहाँ पे है आपका फ्लोरीन और उसी के नीचे होता है क्लोरीन। फ्लोरीन का आपका होता है परमाणु क्रमांक 9, तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 2 और 7। उसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन का होता है आपका 17, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 7। दोनों के आउटर मोस्ट में देखोगे तो यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी आपके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यही होते हैं आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जिनके भी संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके नीचे भी जो एलिमेंट आएगा उसके भी आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से इन्होंने क्या किया है? समूह को निर्धारित किया है। अगर वहीं आपसे आवर्त पूछता है, आवर्त आपकी ये पड़ी हुई लाइन है। आवर्त है ये नाभिक के बाहर चक्करों की संख्या, वलय जितने बन रहे हैं उसके हिसाब से है आपका आवर्त। जैसे 1 वलय बन रहा है तो पहले आवर्त होगा, 2 वलय बन रहा है तो सेकेंड आवर्त। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप पूरी वीडियो को देखिए, आराम से हमने समझाया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? एक समान क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। ग्रुप बोलिए या समूह बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। समान समूह में क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, का प्रयोग कार में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आप सबको पता होगा इस समय सबसे ज़्यादा इंडिया में डिमांड किसकी हो रही है? एथेनॉल की। एथेनॉल को हम क्या करते हैं? पेट्रोल के अंदर मिला देते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने भी 2030 का लक्ष्य रखा था कि हम अपने पेट्रोल में 20% का एथेनॉल का यूज करेंगे, लेकिन अब इस लक्ष्य को घटा के 2025 तक ही
रखा गया है कि 2025 तक ही हम अपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण कर लेंगे। अब ये एथेनॉल होता क्या है? एथेनॉल बेसिकली आपका होता है C2H5OH। अगर आपसे फार्मूला भी पूछ लेता है इसका, ये होता है C2H5OH और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? CH और H, आपके टोटल 5 हो गए, फिर इसके बाद O और H। ये होता है आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका केमिकल फार्मूला हो गया। इथेनॉल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जो आपका चीनी होता है उसको किण्वन के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपका बेसिकली गन्ने का यूज होता है। तो भारत सरकार ने अभी गन्ने के निर्यात पे भी रोक लगाया था, वो इथेनॉल से ही रिलेटेड है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है। दो वस्तु हैं ए और बी, किसी वेग से गति कर रही हैं। यदि वस्तु ए का द्रव्यमान वस्तु बी के द्रव्यमान का दोगुना है तो वस्तु ए की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात आपको बताना है। सिंपल के ए और के बी आपको फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जिसको गतिज ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए उसको के से दिखाया जाता है। ठीक, ये होता है हाफ m1v1 स्क्वायर बटे हाफ m2v2 स्क्वायर। यहाँ पे आपका वेग दोनों का क्या है? समान है, तो v1 बराबर v2, ये कट जाएगा। वस्तु ए का द्रव्यमान वस्तु बी के द्रव्यमान से दोगुना अधिक है, तो 1/2 ये भी कट जाएगा। ए का द्रव्यमान क्या है आपका? 2 टाइम्स ऑफ क्या है? mb, और नीचे क्या है? mb। ठीक, mb से mb कटेगा तो ka और kb का रेशियो क्या आ गया आपका? 2। दोनों का रेशियो क्या आ गया आपका? 2। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलत ही दिए होंगे। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें सबसे अधिकतम होगी? वस्तु की आपकी 4 अवस्था होती है। पहला कौन सा हो गया? ठोस, दूसरा हो गया आपका लिक्विड, फिर होता है आपका गैस, फिर हो गया आपका प्लाज्मा। तो बेसिकली प्लाज्मा होता क्या है? कणों की गतिज ऊर्जा, प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है? देखिए, बहुत ही हाई टेम्परेचर समझ लो, ये है आपका सन के अंदर ही आपकी प्लाज्मा पाई जाती है। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जो अणु होते हैं, जो आपके अणु होते हैं दूर दूर से होते हैं। इसमें अणुओं में अब क्या होता है, इसमें से बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इनका बॉन्ड टूट के और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। ठीक, मान लीजिए आपके 100 अणु हैं, उसमें से कम से कम 60 से 70 का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर हो जाता है। और ये क्या बनाते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आयन हो गए, प्लस इसमें क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर बनता है, ये होता है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का बेसिकली निर्माण कैसे होता है? बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अणुओं का क्या होता है? ब्रेक होता है बॉन्ड, वहाँ से हमको आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो वो आपका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, पूरा जो बनता है, वो प्लाज्मा का फॉर्म बन जाता है। और प्लाज्मा में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद प्लाज्मा के बाद किसका नंबर आता है? गैस का, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर इसके बाद आपका हो गया ठोस। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में हो जाएगी? आपका प्लाज्मा में। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सन के अंदर जो भी आपकी एनर्जी होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, वो सब किस में होती है? प्लाज्मा के ही फॉर्म में होती है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? तो पहला आपका ब्रोकली आपका क्या होता है? आप मार्केट में देखे होंगे, गोभी आप सबने देखा है। गोभी जो हरा वाला होता है उसी को क्या कहा जाता है? ब्रोकली। इसमें क्या होता है? विटामिन के और सी दोनों की प्रचुरता होती है, इसलिए काफ़ी महंगा भी मिलता है। ब्रोकली आपका क्या हो गया? गोभी हो गया, गाजर, तुरई और करेला। तो तुरई और करेला ये सब क्या होते हैं? ब्रोकली। ये सब आपका ज़मीन के ऊपर ये उगते हैं। और वहीं बात करें गाजर, तो गाजर आपका कहाँ पाया जाता है? ये गाजर की पत्तियाँ ऊपर रहती हैं, लेकिन गाजर कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे। तो आपका इसमें भिन्न कौन सा है? गाजर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, गंडमाला किसकी कमी के कारण होता है? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ये है आयोडीन की कमी से ही आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
तीन समान प्रतिरोध जिनका मान क्या है 6 ओम, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, तीन आपके प्रतिरोध हैं और वो एक समान, जिनकी वैल्यू क्या है एक समान है और तीनों समांतर में जुड़े हैं। आप सबको पता होगा समांतर में इसी तरह जोड़ा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पैरेलल सर्किट। ये भी है 6 ओम, ये भी है 6 ओम, ये भी है 6 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनता है, 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1। R1 कितना दिया है 6, प्लस 1/R2 भी 6 है, प्लस 1/R3 भी कितना है 6। टोटल अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 3/6। 3 से काटोगे ये हो जाएगा 1/2। 1/R की वैल्यू क्या आ रही है, R इक्विवेलेंट इसको कह दो। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सिर्फ यही आपको फाइंड करना था, R इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी 2। अगर यही आपको बोलता सीरीज में जुड़ी है, मतलब कि श्रृंखला, सीरीज का हिंदी क्या होता है भाई, एक श्रृंखला में, हम आपको बना देते हैं सर्किट। ये तीनों सीरीज में जुड़ी होती, यह है 6, यह है 6, यह है 6, तो टोटल कितना हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना हो जाता आपका 18 ओम, सीरीज में बोलता तो। अगर यही आपको बोलता कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सीरीज में, ठीक, ये आपका कितना है 6 6 6 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड और माइक्रोफैरड। ये आपका क्या होता है, कैपेसिटर ठीक उल्टा हो जाता है। ये हो जाता है आपका C इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। C इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ से 2। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों में क्या होता है उल्टा। वहीं बात करें इंडक्टेंस में, इंडक्टेंस सेम प्रॉपर्टी रखता है रजिस्टेंस वाली ही। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी लग रहा है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है। न्यूटन का पहला नियम क्या था, अगर हम किसी भी चीज़ को विरामावस्था में रखे हैं तो वो अपनी जड़ता के कारण विरामावस्था में रहना चाहता है। अगर कोई भी चीज़ गतिशील है तो वहाँ भी वो अपनी जड़ता के कारण अपनी गति को बरकरार रखना चाहता है, ठीक, कोई चेंजेज नहीं करना चाहता है। उसी तरह से है आपका, अगर आप कोई पत्थर नीचे से ऊपर फेंकते हो, नीचे से ऊपर फेंकते हो तो पत्थर का जड़ता के कारण क्या कहता है कि हम अब हमारा वेग मिल चुका है, हम इसी वेग से ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर उसको ले आएगा। ये जो जी होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ये उसको नीचे की ओर ले आता है। तो एक टाइम पे जैसे जैसे आगे ऊपर बढ़ता जाएगा इसकी स्पीड क्या होने लगती है कम, और एक पॉइंट वहाँ आता है जहाँ पे इसकी स्पीड हो जाती है 0। जहाँ इसकी स्पीड 0 हुई उसके बाद आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और ये नीचे आएगा, ठीक। ये होता है पूरा इसका कॉन्सेप्ट। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, तो ये आपका कौन सा बल है वो हमने आपको बता दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इस पे काम करेगा जिसके कारण ये भूमि की ओर आ जाएगा। काफ़ी इजी सा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। दांत का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच वैल्यू क्या होता है। जो भी आपके दांत होते हैं उनमें क्षय कब स्टार्ट होता है, ये हैं आपके दांत होते हैं, आपकी बत्तीसी है, उनमें क्षय कब होता है, जब वो क्या होते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। और अम्लीय कैसे होते हैं, दांतों के बीच अगर आपका कुछ भी चीनी या कोई भी खाना फंस गया है, ठीक है, रोटी ब्रेड ये फंस गया है, अब इसमें क्या होने लगता है किड़वन। और किड़वन क्या करती है, किड़वन आपका अम्ल यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगी। तो किड़वन के कारण ये आपका क्या होता है, अम्ल प्रोड्यूस होता है। और ये अम्ल का मान जैसे ही 5.5 इसका पीएच कम हुआ, ये आपके दांतों को क्या करती है, क्षय करना स्टार्ट कर देगी, दांतों को गलाना स्टार्ट कर देगी। पीएच मान कितना होता है 5.5 से जैसे ही कम हुआ, अम्ली हुआ आपका मुंह के अंदर, आपका 5.5 से कम हुआ पीएच मान, आपका ये दांतों का क्षय स्टार्ट कर देगी। और वहीं अगर आपसे पूछता है कि मुंह के अंदर जो ये अम्ल है इसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, ये होता है आपका लार। लार का पीएच मान कितना होता है 6.5 से 7.8 के बीच में, जो कि आपके किड़वन को रोकती है। और लार के उपस्थिति में आपका मुंह का टोटल अगर पीएच मान बोला जाए वो आपका लगभग 6.3 के आसपास आपका पीएच मान जनरली होता है। तो जैसे ही आपका पीएच मान 5.5 से कम होगा आपके दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कीड़ा लगा के क्या होता है, जैसे ही आप कुछ खाते हो
वो सड़ता है और वहीं से आपका किण्वन स्टार्ट होता है, किण्वन से ही आपका अम्ल प्रोड्यूस होता है। पूरा ये इतना कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो गया। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो इसका नाम होता है फ्लोएम। फ्लोएम आपका प्रकाश संश्लेषण में जो भी आपकी सामग्री है उसका ये परिवहन ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये है आपका फ्लोएम। वही बात करें जाइलम, जाइलम वाहिकाएं क्या होती हैं? ये आपका इसमें जो ऊतक होते हैं ये आपका जल और भोजन की सप्लाई करते हैं। तो ये जितना भी आपके जड़ से यहाँ से जल को लेते हैं और ये आपके पत्ती तना सब जगह पहुँचाया करते हैं। ये होता है जाइलम का काम। फ्लोएम आपके प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी? कितना इजी सा क्वेश्चन है। गति है, इसका मतलब क्या है? हाफ mv²। ठीक, जहाँ पे ये रुक जाएगी वहाँ पे क्या आता है? mgh। इसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, जिसका हिंदी में नाम क्या है? गतिज ऊर्जा। और यह है आपका पोटेंशियल एनर्जी, जिसका हिंदी में नाम क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। अभी आप उसके पास क्या है? गति है, मतलब v का मान है, तो उसके पास क्या है? गतिज ऊर्जा। अगर ये खड़ी हो जाएगी तो वहाँ पे क्या काम करता है? स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद चलता है अगला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका, तो उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये आप सबने किया होगा। अगर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, फिर बोलता है इसको आप केल्विन में चेंज करिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो? 273 ऐड करते हो। तो 273 ऐड करने पे आपको वैल्यू क्या आती है? 273 प्लस 27 कितना हो गया? 300 केल्विन। 300 केल्विन। और आपको यहाँ पे पूछा क्या है? तापमान को केल्विन से सेल्सियस। तो अगर आपको केल्विन से सेल्सियस जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 273 को घटाना पड़ेगा। तो आपको पूछा है केल्विन से आपको आना है सेल्सियस में, तो आपको 273 घटाना पड़ेगा। ऑप्शन 4 देखोगे, दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। अब इसके बाद जो तापमान का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो भी हम आपको बताते हैं। थोड़ा पेज को और एक्सटेंड किया जाए तो आपका तापमान का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जैसे आपका फ़ारेनहाइट में दे दिया है और आपको बोलेगा डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, केल्विन में चाहिए, किसी में भी चाहिए, तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला पता होना चाहिए। F-32/9 बराबर C/5 और K-273/5। ये होता है आपका स्टैंडर्ड फार्मूला। कोई भी टेम्परेचर दिया हो, डिग्री, केल्विन और फ़ारेनहाइट, और किसी में भी आपसे पूछा जाए डिग्री, केल्विन, फ़ारेनहाइट में, उसमें आप कन्वर्ट कर लोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लो। अब तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका मिश्र धातु से फिर से आया है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं मिश्र धातु वाले से। तो यहाँ पे आपको पूछा है सोल्डर। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर जो आप सोल्डरिंग करते हो, कोई भी एक मेटल होता है, ऊपर से एक ब्लेड डाल के दो चीज़ को जॉइंट करना होता है, वहाँ पे हम करते हैं सोल्डर। तो सोल्डर में बेसिकली होता क्या है? ये आपका होता है लेड और टिन, Pb प्लस Sn को मिला के क्या बनाया जाता है? सोल्डर बनाया जाता है। ये आपका सामान्य सोल्डर है। लेकिन अगर यहीं पे आपको पूछा होता, अगर हमको हार्ड सोल्डर चाहिए, हार्ड सोल्डर अगर आपको बनाना है, उसके लिए आप क्या करोगे? जहाँ भी आपको हार्ड सोल्डर चाहिए वहाँ पे आपका कॉपर और जिंक, यही क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता हार्ड सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो यहाँ पे हार्ड सोल्डर में कॉपर और जिंक दोनों को ऐड करके बनाया जाता है। यह आपका हार्ड सोल्डर होता है जो पीतल उतल पे किया जाता है। और यहीं पे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको पूछेगा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर को किस मिश्र धातु को मिला के बनाया जाता है? अगर आप ऑप्शन बी देखोगे, ये है आपका निकिल प्लस कॉपर प्लस जिंक। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका बनता है जर्मन सिल्वर। देखिए नाम है सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपका फेक सिल्वर होता है। इसी को क्या कहा जाता है? जर्मन सिल्वर। निकिल, कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों की संरचना को क्या कहा जाता है? ये भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है।
ये होता है आपका अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के तहत ही आपका क्या होता है, शारीरिक और मानसिक गुणों का संचरण होता है माता और पिता से उसके संतान में। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। देखिए बेसिकली सिर्फ ये आपको लैंग्वेज से कंफ्यूज किया है, आपको सिर्फ समझना है इसको। कोई भी वस्तु है मुक्त रूप से आपका गिर रही है, तो कहीं से भी हमने उसको छोड़ दिया, अब ये क्या हो रही है, गिर रही है, यहाँ पे बीच में आ गई। कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो जो अगर मुक्त अवस्था में सबसे पहले आपने इसको पकड़ा हुआ था, पकड़ने के बाद छोड़ दिया है, तो ये रास्ते में आप बीच में क्या आके अटक गई है। तो रास्ते में जैसे ही आएगी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो कि इसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो जहाँ भी आपकी वेलोसिटी बढ़ने की बात आती है वहाँ पे आपकी कौन सी ऊर्जा आती है, हाफ mv स्क्वायर। इसी का नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा। तो आपका क्या बढ़ेगा, आपका बीच वाले रास्ते में गतिज ऊर्जा उसका बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर अब तक आपने आवर्त सारणी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके आप देख लीजिए, एग्ज़ाम के पहले आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।